स्टार्ट करें फिर हम भी, राइट? क्या रिवाइज किया इतने टाइम में? बिकॉज आई थिंक 2 वीक से हमारी क्लास भी नहीं हुई है, 2 नहीं 3 वीक से, राइट? क्या पढ़ा क्या तुमने अपनी साइड से, ये बताओ पॉलिटी के अंदर। टेस्ट में क्या क्या था? कुछ टॉपिक्स पता होंगे ना फिर भी। ठीक है। बट उस टेस्ट में क्या था मुझे नहीं पता। हाँ, क्वेश्चन नहीं, सिलेबस क्या था उससे कुछ? ओके, सब रीडिंग किया था? गुड। रीडिंग किया कि नहीं किया? किया। अच्छा, रिवाइज नहीं किया? ये क्या होता है? ठीक है, मतलब बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो क्या कि पढ़? नहीं नहीं नहीं, वो याद ऐसे नहीं आएगा। अगर मैं सवाल पूछ लूं अभी तब तो प्रॉपर रीडिंग चाहिए उस चीज की, ध्यान रहे। एक ही बार पढ़ो, ठीक है, गिव योर 2 आवर्स, बट वो 2 आवर्स ऐसे होने चाहिए कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो आपके यहाँ बैठे समझ में आए, और जो क्लास में डिस्कस एग्जाम्पल किए वो भी समझ में आए। तो ये ऊपर ऊपर वाला होता क्या है दिक्कत, कि हमारे माइंड में क्या आता है कि हाँ रीडिंग हो गई है, बट वो कितना टाइम रिटेन करेगा और कितनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मानो ना हम कहां जी रहे हैं, एक फॉल्स वर्ल्ड में, कि जहां हमें लग तो रहा कि सब आता है। क्यों? सही बात है। तो जो टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स मिले? अभी नहीं मिले, कोई बात नहीं, जब मिलेगा तो मुझे मार्क्स बताना कितने कितने मार्क्स है आप लोगों के। चलो ठीक है, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज योर द लेजिस्लेचर। इससे पहले हमने जो भी डिस्कस किया, द बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि पूरा मेकिंग का प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है, फीचर्स क्या रहे। साथ साथ डिस्कस किया हम लोगों ने कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी होती है, हाउ इट फंक्शन। अपार्ट फ्रॉम इट हमने बात की कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, होप सो याद है सब, फर्स्ट पास द पोस्ट, राइट। और इसके साथ साथ डिस्कस किया था हमने, ठीक है, चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड चैप्टर ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो क्या होगा, द टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्टेट असेंबली, सब किसका पार्ट है ये? अल्टीमेटली लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, क्या फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर के एक डेमोक्रेसी के अंदर? टू मेक लॉज, ठीक है, टू मेक लॉज। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ लॉज बनाना ही इनका वन एंड ओनली काम है क्या? यस और नो? डज मेकिंग लॉज इज द ओनली फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, या कुछ और भी काम हो सकते हैं इनके? हो सकते हैं, क्या हो सकता है वो? नहीं, रूल्स। यस बताइए क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस? भाई डेफिनेटली यही वो प्लेस है जहां पे भाई एमपीज और एमएलएस कैन आस्क व्हाट क्वेश्चंस गवर्नमेंट को, राइट। और यही वो लेजिस्लेचर होता है जो गवर्नमेंट की क्या सेट करता है? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस जहां लॉज बनते हैं, इट इज अ प्लेस जहां से गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक नया स्टार्ट हुआ कंट्रोवर्सी, सुना होगा, संचार साथी एक ऐप करके आने वाला है, सुना उसका? एक बिल पास हो रहा है, एज पर दैट अगर एक बार वो बिल पास हो गया तो एक एप्लीकेशन होगा संचार साथी, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन होगा, और इंडिया में जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं
उन्हें उस ऐप को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा सारे फोन्स के अंदर, मैंडेटरी। ठीक है, बिकॉज कुछ एप्स पता है क्या होते हैं, जो कंपनी के इनबिल्ट एप्स होते हैं, वो कभी भी उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट का बोलना है कि ये ऐप हर फोन में ऐसा होना चाहिए, संचार साथी ऐप। ठीक है, तो अगेन भाई ठीक है, अगर ऐसा ऐप बनाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू फर्स्ट मेक अ लॉ। कहां पे? इन द लेजिस्लेचर। और अगर याद हो कि इन इंडिया कौन सा रूल अप्लाई है, रूल ऑफ लॉ, कि जो भी काम होंगे इट विल बी एज पर दी लॉ। लॉ के बिना कोई भी काम करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो इसीलिए वो अगर बिल पास करना है, वैसे कोई चीज मैंडेटरी बनानी है, तो गवर्नमेंट को लॉ पास करना पड़ेगा। और वो लॉ कहां पास होगा? इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, बट व्हाट डू यू थिंक, इस पे कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? मैंने कहा ना कंट्रोवर्सी चल रही है, बट वाई कंट्रोवर्सी? ऐप ही तो है, क्या दिक्कत है इस ऐप को प्री इंस्टॉल करवाने में फोन्स के अंदर? डेटा सिक्योरिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है भाई, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अगर ये गवर्नमेंट का ऐप सारे फोन्स में मैंडेटरी हो जाए तो होगा क्या? गवर्नमेंट कैन कीप अ वॉच ऑन योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। समझ में आया? ठीक है, अब ये चीज हमें कब समझ में आई? जब पार्लियामेंटेरियन सवाल कहां क्रिएट किया? पार्लियामेंट के अंदर। दैट्स व्हाई वी आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस ओनली सेट व्हाट? गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि भाई राइट टू प्राइवेसी लोगों का इंश्योर होना चाहिए इस ऐप के आने के बाद भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जांपल लिया हमने, कौन सा? संचार साथी ऐप। ठीक है, अभी न्यूज में है, कल आज की ही बात चल रही है। अभी जस्ट थरूर बाहर आए सेशन से, एंड अगेन ही हैज गिवन द सेम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो करंट में है, तो हमने करंट एग्जांपल के थ्रू समझा कि इनका फंक्शन क्या है। समझ में आया? तो इंडिया में कोई भी एक्टिविटी करनी है भाई, अल्टीमेटली वी फॉलो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो कोई भी काम करना है तो लॉ पास करना पड़ेगा। वो लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। ठीक है, बट क्या कोई भी लॉ रैंडमली पास हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज वहां पे कौन बैठती है? ऑपोजिशन। दे कैन रेज व्हाट? क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस सेट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को आज के बाद इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझना है, ना कि सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। वही सब चीजें लिखी गई है वहां पर कि इट इज नॉट जस्ट मियरली ऑफ व्हाट? अ लॉ मेकिंग बॉडी, बट इट इज अ सेंटर ऑफ ऑल व्हाट? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। भाई डेमोक्रेसी में और मोनार्की में डिफरेंस क्या है? मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? क्या डिफरेंस होगा? मोनार्की मतलब राजशाही, पता है ना? हाँ तो बताओ डिफरेंस। मतलब अगर वेलफेयर के लिए काम करना है, नहीं करना है, वो वॉलंटरी और डेमोक्रेसी में भी काम करना है। भाई डेमोक्रेसी में सबसे मेन चीज क्या है? यू कैन क्वेश्चन योर रूलर्स। समझ में आया? क्या मोनार्की में पॉसिबल था? क्या था पॉसिबल? नहीं, यहां पे आपका राइट होता है। और ये क्वेश्चन क्या तुम खुद जाके रेस कर पाते हो? नहीं, तुम्हारे भी आप पे इसे कौन रेस करता है? तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव, एमपी और एमएलए। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए जब भी पार्लियामेंट के अंदर कभी कभार क्या होता है ना, ठीक है, हम बात करेंगे जब आगे जाएंगे इन डेप्थ। ठीक है, कुछ टर्म्स आते हैं लाइक बुलेटिन। कौन सा? बुलेटिन। बुलेटिन में ऐसा होता है कि किसी भी बिल का, ठीक है, लेट से अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल संचार साथी ऐप जिसकी बात की हम लोगों ने अभी, ठीक है, उसका बिल आता है और गवर्नमेंट क्या करती है पता है? गवर्नमेंट सिर्फ उसके ऊपर ऊपर के डिस्कस करके प्रोविजन दे पुट इट फॉर वोट विदाउट इन डेप्थ डिस्कशन। ठीक है, तो हुआ क्या? बिल पास हो गया और हमने क्या बोला? बिल कहां पास हुआ? पार्लियामेंट के अंदर। बट बात वही है ना, क्या उसका प्रोसेस प्रॉपर था? क्या नहीं।
तो इसीलिए भाई पार्लियामेंट में जो एक्टिविटीज होती है ना, उसके बेसिस पे यू कैन जज कि किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी कैसी है, वहां की डेमोक्रेसी कैसी है। अगर पार्लियामेंट हेल्दी वे में करता है फंक्शन, देन इट इज गुड। अगर नहीं कर पा रहा है फंक्शन, वो सिर्फ नाम मात्र का बन चुका है, तो कोई मतलब नहीं उस पार्लियामेंट का। और उस पार्लियामेंट के फंक्शनिंग, उसके ऑटोनॉमी, उसके इंडिपेंडेंस के बेसिस पे यू कैन से कि हाँ कोई कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है और कितनी अनडेमोक्रेटिक है। समझ में आया भाई? बोलने के लिए इवन अफगानिस्तान ऑल्सो हैव पार्लियामेंट, है उनके पास भाई, बट कोई रिलेवेंस है उस पार्लियामेंट का? नहीं। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है इन पार्लियामेंट्स का, इन लेजिस्लेचर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना होगा भाई लेजिस्लेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिमेंबर, व्हेनेवर यू से डेमोक्रेसी इज व्हाट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो जब भी आप बोलते हो ऑफ द पीपल, मतलब क्या कि लोग गवर्न कर रहे हैं। भाई क्या आप खुद गवर्न कर रहे हो बैठ के वहां पे? क्या नहीं। कौन बैठा है आपका एमपी और एमएलए, और ये कहां बैठा हुआ जाके? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बोलना भाई बेसिक बेडरॉक जो है डेमोक्रेसी का, वही कौन है? आपकी पार्लियामेंट। शुरुआत यहीं से होती है किसकी? डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि भाई पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर डेमोक्रेसी। अब आते हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि जहां जहां भी जिन जिन कंट्रीज में वी हैव अ पार्लियामेंट, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, रशिया में हो, सब डेमोक्रेटिक है। ठीक है, और जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी वहां पे क्या मिलेगा आपको? पार्लियामेंट। ठीक है, अब वो डेमोक्रेसी किसी भी टाइप की हो, ठीक है, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट तो मिलना ही है। राइट। अब कुछ कंट्रीज में जो सिस्टम होता है, इट इज यूनिकैमरलिज्म। कौन सा? यूनिकैमरलिज्म। तो कुछ कंट्रीज में इट इज व्हाट? बायकैमरलिज्म। मतलब दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, लाइक वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है। और रिमेंबर, हर कंट्री में ऐसा नहीं है, कुछ कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, कुछ ने अडॉप्ट नहीं किया है। इन आवर कंट्री, इन इंडिया, हमने अडॉप्ट किया है कौन सा फीचर? बायकैमरलिज्म। अच्छा ये बताओ, इंडिया में बायकैमरलिज्म ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे है या स्टेट लेवल पर भी है? स्टेट लेवल पर भी है। यस और नो? यस, इन ऑल स्टेट्स। भाई साहब, इन ऑल स्टेट्स कहां पर है फिर? एग्जांपल दो स्टेट के अंदर बायकैमरलिज्म का। कर्नाटका, वेरी गुड। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट। रिमेंबर, सुना होगा विधानसभा एंड विधान परिषद, सुना है नाम? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिन स्टेट्स में ये दो हाउस होते हैं, हम क्या बोलेंगे उन स्टेट्स में? क्या है? बायकैमरलिज्म। समझ में आया? ठीक है, तो इट इज नॉट इन ऑल स्टेट बट इन फ्यू स्टेट्स। ठीक है, हां, ये और कहां प्रोमिनेंट है? एट द सेंट्रल लेवल, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट बात करेंगे सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर। देखो ये हम जो डिस्कस करेंगे, हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? प्योरली अबाउट पार्लियामेंट। बट ठीक है, उसके साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ था, हमने वो डिस्कस किया डायमेंशन, उसको एक साइड में रखते हैं अभी। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो दो हाउसेस हैं, वी ऑल नो, एक क्या है? राज्यसभा, एक क्या है? लोकसभा। नाउ इवन इफ यू कैच द वर्ड, उसका नाम देखो पहले। नाम में क्या है? लोक मींस पीपल, राज्य मींस स्टेट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? देखो मीनिंग यह है कि लोकसभा में किसके लोग बैठे हुए हैं? दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या लिखा है? लोग लिखा है ना यहां पे। लोक मीन, ठीक है, पीपल। तो इंडिया के कॉमन पीपल ने जिनको इलेक्ट किया हुआ है वो कहां जाते हैं? लोकसभा में। और यहां का वर्ड यूज किया है? राज्य। राज्य मीन्स व्हाट? स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 20?
8 और कितने यूटीज हैं 8, ठीक है। चलो भाई नाम बताओ 8 का। एमपी, जम्मू कश्मीर एक हो गया, लद्दाख, हरियाणा। 28 बना दी यूटी से अपन बैठ के यहीं पे। कंट्रोल इमोशंस। हाँ भाई अक्षय, सारे जम्मू कश्मीर, हाँ चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक है, पुदुचेरी इट इज, हाँ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव सब एक साथ हो गए, अब 6 हो गए। हेल्प कर दो उसकी अपने भाई। और 2 कौन से बचे? लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार सबसे इजीएस्ट, ठीक है। सो वी हैव दीज 8 यूनियन टेरिटरीज, दे आर नॉट अ स्टेट्स, ठीक है। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट्स की। तो जिस तरीके से लोकसभा में वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, इन राज्यसभा वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। क्यों भाई? देखो अगर कोई भी लॉज बनते हैं इंडिया में, नंबर 1 भाई इंडिया में हमने एक और चीज कौन सी अडॉप्ट की हुई है? ये तो पता ही होगा, क्या अडॉप्ट किया हुआ है? फेडरलिज्म। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हम लोगों ने, फीचर्स वाले इसमें। व्हाट इज फेडरलिज्म? सेंटर एंड स्टेट, ठीक है भाई। जिन भी कंट्रीज में पावर क्या होता है? डिवाइडेड, ठीक है, एट सेंट्रल लेवल एंड एट अ स्टेट लेवल, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? दोस कंट्रीज हैविंग व्हाट? फेडरलिज्म। कि सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास नहीं है, ठीक है, पावर क्या है वहां पे? डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इमेजिन करो कि इस कंट्री में हमने क्या समझा कि स्टेट्स के पास भी पावर है अपनी, ठीक है। अब ये मानते हैं कि पार्लियामेंट के लेवल पे कोई लॉ बन रहा है, क्या बन रहा है? कोई लॉ, ठीक है। अब पार्लियामेंट के लेवल पे जो भी लॉज बनेंगे वो कहां पे अप्लाई होंगे? इन स्टेट्स के अंदर भी, ठीक है। तो उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में किसका साथ होना चाहिए? स्टेट्स का भी। किसका? स्टेट्स का भी। हर स्टेट का अपना होना चाहिए वॉइस, कहां पे? पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो जब भी हम बोलते हैं ना भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया ना, दैट लॉ हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। क्यों? बिकॉज उस पार्लियामेंट में एक हाउस ऐसा है जिसमें कौन बैठते हैं? स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इट इज नॉट जस्ट अ लॉ ऑफ अ सेंटर, ठीक है, इट्स अ लॉ ऑफ अ पार्लियामेंट, बिकॉज एक हाउस जो है किसका है? स्टेट्स का। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। तो हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया है, ठीक है, कि भाई हमने अपने यहां पे रखा है बाय कैमरलिज्म, सो दैट स्टेट्स का भी अपना राइट हो इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। किसमें राइट हो? इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, नंबर 1, ठीक है। सेकेंड रीजन यह है कि अगर कभी भी लोकसभा जल्दबाजी में कोई लॉ पास करता है, ठीक है, तो कंट्रोल कौन रखेगा? दूसरा हाउस। कौन? राज्यसभा। या तो राज्यसभा जल्दबाजी में कोई लॉ पास करे तो कंट्रोल कौन रखेगा? लोकसभा। तो यू नीड वन हाउस, ठीक है, हु एक्चुअली कीप अ चेक ऑन ईच अदर, ठीक है। एक ये पर्पस भी है यहां पे। तो ये दो आपके हो गए मेन पर्पस कि एक तो स्टेट्स को मिलना चाहिए पावर या पार्टिसिपेशन इन द लॉ मेकिंग, दूसरा कि टू कीप अ चेक, कि जल्दबाजी में कोई लॉ पास ना हो जाए। तो ये दो मेन फीचर्स हैं। दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड व्हाट? बायकैमरलिज्म। क्या अडॉप्ट किया हम लोगों ने? बायकैमरलिज्म, ठीक है। तो और ऐसा भी है ना
कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि लोकसभा के अंदर किसी एक पार्टी के पास ह्यूज मेजोरिटी होती है। क्या होती है? ह्यूज मेजोरिटी। ठीक है, तो भाई ऐसे सिचुएशन में ये मान लो भाई 543 में से इमेजिन एनडीए हैविंग हाउ मेनी सीट्स? 400। ये था एक टाइम पे विद इंदिरा गांधी। भाई 400 याद है इंदिरा गांधी के अमेंडमेंट्स ऐसे नहीं किए थे उन्होंने। उनके पास ये था मेंबरशिप स्ट्रेंथ किधर? लोकसभा के अंदर। तो ये बताओ अगर 400 का स्ट्रेंथ है तो यू कैन डू एनीथिंग। अब इस सिचुएशन में इन पे कंट्रोल रखना है, यू नीड वन मोर हाउस। कौन? राज्यसभा। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई दे आर इंपॉर्टेंट टू कीप वॉट? चेक। ठीक है, और अगेन जो हम लोगों ने बात की, इन केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वन पार्टी इन लोकसभा वी नीड डाइवर्स ओपिनियन, जो कहां से मिल जाता है हमको? राज्यसभा से। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज हाउ कि भाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी हैव व्हाट? बाय कैमरलिज्म। इतना बात समझा? ठीक है, मीनिंग एंड रीजन। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके आगे। ये है वो लिस्ट ऑफ स्टेट्स जहां पे हमारे यहां पे क्या है? बाय कैमरलिज्म। स्टेट्स के अंदर कि जहां पे विधानसभा भी है, जहां पे विधान परिषद भी है। विधानसभा एंड विधान परिषद। पहले एक्चुअल में 7 स्टेट्स थे, बट जब से JNK बन गया है यूटी तो नाम कट गया उसका यहां से। डन। हुआ? ठीक है, तो ये फिलहाल 6 स्टेट्स। अच्छा, ये मुझे ये बताओ कि जब कभी भी प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन, किसका? प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा के MLA और विधान परिषद के MLC, क्या ये दोनों वोट करते हैं? यस और नो? यस और नो? नो। ओनली MLAs वोट करते हैं। क्यों ऐसा भेदभाव? सोचो, why MLCs do not have a power to vote in the election of president? क्यों नहीं है इनको पावर? परफेक्ट। अगर इनके पास पावर आ जाएगी तो दिक्कत क्या होगा कि आउट ऑफ 28 स्टेट्स दिस 6 स्टेट्स हैविंग मोर पावर, और बाकी जो 22 क्या हो जाएंगे? पीछे। इनइक्वालिटी। तो टू मेक श्योर कि इक्वालिटी बना रहे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वी हैव ओनली द मेंबर ऑफ विधानसभा हु वोट्स फॉर द प्रेसिडेंट, नॉट द MLC। ठीक है, और पर्पस वही है टू कीप व्हाट? इक्वालिटी अमंग द स्टेट्स। इक्वालिटी अमंग द स्टेट्स। ठीक है, रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, यू मे हैव अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन लाइक दिस कि क्यों नहीं है। ये तो पता है कि नहीं देते हैं वोट, बट क्यों नहीं देते हैं ये अब आपके अगले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से प्रीलिम्स के अंदर। टू बी रेडी विद दिस।
हो गया? डन और नॉट? डन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताओ कि हमारे यहां जो राज्यसभा है, ठीक है, विच वन? द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या सिर्फ 28 स्टेट्स के मेंबर होंगे क्या, या यूटीज के भी होंगे? यूटीज भी होंगे, सारे यूटीज से हैं हमारे यहां पे। फिर परफेक्ट, ठीक है। कौन कौन सा? पुदुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 यूटीज के पास सीट्स हैं। हालांकि अभी भी जेएनके का भी चल रहा है सिनेरियो, बट 2 का तो फॉर श्योर है अभी भी, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है। तो सवाल ऐसे आएंगे वहां पे, यूटीज डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। जिन भी यूटीज की विधानसभा होगी, ठीक है, उनके पास क्या होगा? सीट इन द राज्यसभा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो, तो यहां पे दिया हुआ है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिस्कस जैसे हमने किया अभी यहां पे, ठीक है। और राज्यसभा जो है, ठीक है, ये क्या होती है जो डिस्कस किया हमने? दे रिप्रेजेंट टू हुम? स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट इज व्हाट? एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। कौन सी? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। और ये वो हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। हाउ इट इज पॉसिबल? लाइक लोकसभा क्या है, हर 5 साल पे क्या हो जाती है? वो डिसॉल्व हो जाती है, एक बार में ही चुनाव होते हैं, सारे नए मेंबर्स आते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा, इट नेवर डिसॉल्व्स। कैसे? कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, कैसे? लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल? 1/3, ठीक है। रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया? अभी कितने मेंबर हैं लोकसभा के अंदर? 543। अब चुनाव जैसे ही होंगे 2029 में, दैट इलेक्शन विल बी फॉर ऑल 543 सीट्स। मतलब जितने मेंबर साथ में आए थे साथ में चले भी जाएंगे, राइट। बट जब भी हम बात करते हैं लोकसभा की, कितनी सीट्स है वहां पे? 245। ये सारे मेंबर्स ना तो एक साथ आते हैं ना तो एक साथ जाते हैं, ठीक है। यहां के जो मेंबर्स होते हैं उनका ऐसा होता है कि हर 2 साल पे कितने से रिटायर होंगे? 1/3। हर 2 साल पे 1/3 1/3। कभी भी पूरा हाउस एक साथ डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। बट अगर सवाल यह आ जाए किसी भी राज्यसभा एमपी का टेन्योर कितना होता है, तो क्या लिख के आओगे भाई? 2 साल। फिर कितना है? 6 इयर्स। कितना है? 6 इयर्स। तो अब क्वेश्चन मार्क यह आता है कि जब सबका टेन्योर 6 इयर्स है, तो ये 1/3 कौन है जो रिटायर होगा? ये सिस्टम कैसे बना होगा भाई? सबके पास कितना टेन्योर है? 6 इयर्स का। बट स्टिल व्हाट वी आर सेइंग कि 1/3 गेटिंग रिटायर्ड आफ्टर 2 इयर्स। ये कैसे पॉसिबल हुआ? फिर सबका टेन्योर सेम है तो सबका रिटायरमेंट भी क्या होना चाहिए था? ऑन अ सेम टाइम ना। ये सिस्टम कैसे बनाया होगा? एनी आइडिया? रिमेंबर, ये सिस्टम के लिए जो सेक्रीफाइस दिया था वो दिया था द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट राज्यसभा। किसने? फर्स्ट राज्यसभा के जो मेंबर्स थे, दे गिवन दैट सेक्रीफाइस। किसका? अपने टेन्योर का। कैसे? चलो ये मानते हैं अभी, ठीक है, कि 1952 में हम अभी हैं इस समय फॉर एग्जाम्पल, और तुम सब क्या हो? राज्यसभा के एमपी। तुम सब चुन के आ चुके हो, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं हूं वाइस प्रेसिडेंट, राइट। मैं बनाऊंगा एक चिट का बॉक्स, ठीक है। अब उस चिट के बॉक्स में कुछ चिट्स ऐसी होंगी जिसपे लिखा कितना होगा? 2। कुछ चिट्स पे कितना लिखा होगा? 4। और कुछ पे कितना लिखा होगा? 6, ठीक है। और ये चिट्स किस प्रपोर्शन में है?
1/3 1/3 और 1/3। अब गेम शुरू होगा। गेम में यह करना है, ठीक है, कि आपको आना है और एक चिट उठाना है, ठीक है। अब उस चिट में जो नंबर निकलेगा वो तुम्हारा टेन्योर होगा, वो तुम्हारा क्या होगा, टेन्योर। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब आते हैं ओनली फॉर 2 years, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इनका चुनाव कब हुआ, 1952 में, और ये कब तक रहेंगे, सिर्फ 54 तक, ठीक है। ऐसे कितने मेंबर होंगे वहां पे, 1/3 मेंबर होंगे, ठीक है। अब ये बताओ ना, अब 1954 में जैसे ही इन 1/3 की सीट्स खाली होगी तो नए लोग आएंगे, आएंगे ना, ठीक है। तो वो जो नए लोग आएंगे उनका टेन्योर पूरा 6 साल होगा। कितना होगा, पूरा 6 साल, मतलब टिल 1960। समझा यहां पार्ट, ठीक है। फिर कुछ लोग थे जिनके चिट में कौन सा नंबर आ गया, 4। तो ये मेंबर कब बने, 1952 में। रिटायर कब होंगे, राइट। और जब रिटायर होंगे तो इनके बदले कोई नए लोग आएंगे फॉर 6 years। समझ में आया। और कुछ लोग जो जिनकी अच्छी नसीब थी, चिट में 6 नंबर आ गया भाई, ठीक है। तो ये 1952 में इलेक्ट हुए थे, रिटायर कब होंगे, 58 में। तो इनके बदले जो नए लोग आएंगे वो कब तक रहेंगे। अब समझ में आया कि जो पहली राज्यसभा के मेंबर्स थे ना, सेक्रीफाइस वहां हुआ था थ्रू लॉटरी मेथड, थ्रू अ लॉटरी मेथड, जिसमें 1/3 जो मेंबर्स थे उनका टेन्योर था 2 साल, 1/3 कितना था, 4 years, और 1/3 कितना था, 6 years, ठीक है। और इसीलिए अभी भी कभी भी देखो सारे मेंबर्स एक साथ इलेक्ट होके नहीं आ सकते, ठीक है। ये चले आ रहा है तब से। अब क्लियर हुआ कि सिस्टम सेट कैसे हुआ है। तो किसी भी टाइम पे राज्यसभा कभी भी पूरा एक साथ डिसॉल्व नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। एवरी टाइम कम से कम वहां पे कितने मेंबर मिलेंगे आपको, 2/3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये खासियत किसकी है, राज्यसभा की। अब ये फीचर क्यों दिया गया भाई, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स किया काम, खुद के लिए और हमारे लिए पढ़ने के लिए। वाइट नॉट केप्ट कि हाँ मेंबर आएंगे एक साथ जाएंगे एक साथ। क्यों इसको बनाया गया अ कंटिन्यूइंग हाउस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई राज्यसभा हैज बीन मेड अ कंटिन्यूअस हाउस, बताइए। कुछ तो कारण रहा होगा ना कि इनका मन कर रहा था कि खेलेंगे पजल पजल करके, कि मजा आएगा, शायद कुछ लोग रिटायर होंगे 1/3 1/3 1/3। क्या होगा रीजन स्पेसिफिक, सोचो। ताकि जब लोकसभा डिसॉल्व हो, रिमेंबर, जब लोकसभा डिसॉल्व हो तो एटलीस्ट हमारे पास एक हाउस होना चाहिए, ठीक है, जो लॉ मेकिंग और जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी रिगार्डिंग टू द, इसको फुलफिल करता रहे। बिकॉज इमेजिन करो कंट्री में ना तो लोकसभा है ना ही राज्यसभा है, तो वैक्यूम ना बने, ठीक है। तो उस वैक्यूम से बचने के लिए क्या बनाया गया, राज्यसभा को एक कंटिन्यूइंग हाउस जो कभी भी एक साथ डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और वो समझा हम लोगों ने कि इसमें क्या होता है, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, नए मेंबर आते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हुआ, फर्स्ट राज्यसभा के जो मेंबर्स थे उनका टेन्योर कॉम्प्रोमाइज हुआ था लॉटरी मेथड के थ्रू, ठीक है। 1/3 मेंबर 2 साल, 1/3 4 साल, 1/3 6 years, और तब से ही ये पूरा सीक्वेंस सेट हो गया है। देखो ना अभी या भाई जो जाएगा 60 में तो इसके बदले जो है कब तक रहेगा वो, ठीक है। इनके बाद जो जाएगा कब तक रहेगा वो, ठीक है। और इनके बाद जो कब तक रहेगा, देख रहे हो, ये तो ये 2 साल गैप रहना ही रहना है एनी हाउ, और ये तब से लेकर आज तक चला आ रहा है, ठीक है।
तो ये बात समझी हम लोगों रिगार्डिंग टू योर राज्यसभा, ठीक है। तो अब यहां समझते हैं, ठीक है, कि अल्टीमेटली जो हमारे यहां पे दिया हुआ है क्या, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या इंडिया में लोकसभा के अंदर या मान लो इवन कहां पे, इन द राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बताइए। सिमेट्रिक मींस व्हाट? इक्वल, ठीक है। रिमेंबर वी हैव सिमेट्रिक, व्हाई? हाँ, नंबर ऑफ सीट्स डिफर करती है हमारे यहां पे स्टेट टू स्टेट, लेकिन सीट्स को काउंट करने का जो फॉर्मूला है वो तो क्या अक्रॉस द इंडिया सेम, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग विच मॉडल, सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ भाई, यू कैन से कि सर फ्रॉम महाराष्ट्र कितनी सीट्स है लोकसभा की यहां से? हाँ, यूपी, ठीक है, उत्तराखंड, लद्दाख। सर कहां सिमेट्रिक हो गया? सिमेट्रिक है ये। सिमेट्रिक किस कॉन्टेक्स्ट में है कि भाई डिपेंडिंग ना, जहां जितनी क्या होगी पॉपुलेशन, उसको उतना मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने रखा है रेशियो कि ऑन एवरी 10 लाख पीपल एक क्या होगा वहां पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड थ्रू आउट द रीजन्स। उसमें डिफरेंस कुछ किया गया हम लोगों ने? नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हम सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मूला इज सेम, नंबर डिफरेंट हो भले ही, चाहे वो सीट्स हो लोकसभा के, चाहे कहां पर हो राज्यसभा के अंदर, सीट्स कंप्लीटली डिफरेंट है, बट उन सीट्स को डिटरमाइन करने का जो क्या है फॉर्मूला और मेथड, इट इज सेम फॉर एवरीवन, इट इज सेम फॉर एवरीवन। दैट्स व्हाई वी आर व्हाट, सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कब होता? जहां पे कुछ स्टेट्स के साथ हम क्या करते, स्पेशल बिहेवियर, क्या करते, स्पेशल बिहेवियर, तब आप बोलते कि क्या है सर ये एसिमेट्रिक है, तब क्या है वो एसिमेट्रिक। बट हमारे यहां पे जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी रीजन, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है हमें कि हमारे यहां जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है कि भाई कितने में टर्म के लिए होता है मेंबर फॉर 6 इयर्स, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक इस कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा, ठीक है। दूसरा, मेंबर्स कैन बी व्हाट, री-इलेक्टेड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम। हमारे यहां सारे हाउसेस में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, आप कहीं पर भी कितने भी टाइम के लिए इलेक्ट किए जा सकते हो। इवन इफ यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि लिमिट्स होती हैं इन कंट्रीज लाइक यूएसए, इन कंट्रीज लाइक यूएसए, बट इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ना तो किसी हाउस में और ना ही किसी मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे। बस लिमिट वही है, 25 साल होनी चाहिए एज एंड यू मस्ट बी मेंबर ऑफ द हाउस, दैट्स इट। कितने टर्म में आप इलेक्ट होके आओगे इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। फिर भाई सारे के सारे हमने क्या बात की कि सारे मेंबर्स क्या एक साथ अपना टर्म पूरा करते क्या यहां पे? नहीं, याद है हर 2-2 साल पे 1/3 मेंबर्स टर्म पूरा करेंगे और अल्टीमेटली इट इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब एक बड़ा यूनिक फीचर है राज्यसभा का, ठीक है, कि यहां पर मेंबर्स क्या होते हैं, एक तो इलेक्टेड, तो आउट ऑफ 245 मेंबर कितने मेंबर इलेक्टेड है? 233। भले ही वो इलेक्टेड है इनडायरेक्टली, कैसे? इनडायरेक्टली मतलब हमने एज अ कॉमन पीपल उनको नहीं चुना है, उन्हें कौन चुनता है? एमएलएस, राइट, बट अल्टीमेट जो चुनाव हुआ है ना, दैट मैटर्स।
तो इलेक्टेड है, बट 12 मेंबर्स वहां पे क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। कितने, 12 मेंबर्स। पहले लोकसभा के अंदर भी 2 मेंबर्स क्या होते थे, नॉमिनेटेड। सुना हो नाम एंग्लो इंडियन, सुना है नाम पहले कभी, कौन है एंग्लो इंडियन, हु इज एंग्लो इंडियन? रिमेंबर, जिसके फादर साइड की एंसेस्ट्री ब्रिटिश ओरिजिन होती है, क्या होती है, ब्रिटिश ओरिजिन, और मदर साइड से वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लोकसभा के अंदर पहले उनके लिए 2 सीट्स क्या थी, रिजर्व्ड, कि उनके मेंबर्स नॉमिनेट होके आते थे लोकसभा के अंदर, बट 2019 से वो सिस्टम क्या हो चुका है, अब स्टॉप्ड। तो लोकसभा राइट नाउ इज फुल्ली इलेक्टेड, क्या है, फुल्ली वो इलेक्टेड। बट राज्यसभा में अभी भी है कि 233 मेंबर्स होंगे इलेक्टेड और 12 मेंबर्स क्या होंगे, नॉमिनेटेड। क्यों, और ये कौन लोग हो सकते हैं भाई, ये कौन होंगे 12 मेंबर्स जिनको नॉमिनेट किया जा सकता है? और डू यू नो एनी प्रोमिनेंट नेम जो राज्यसभा के अंदर गया हो नॉमिनेट होके? याद करो जरा, कुछ नाम पता है ऐसा? सोचो। बहुत सारे लोग हैं, हाँ एक ही नाम बताओ, कम से कम एक नाम चाहिए मुझे। सचिन तेंदुलकर, रेखा एक्ट्रेस, सुधा मूर्ति वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, ये सब के सब कौन से मेंबर हैं, नॉमिनेटेड। वंस अपॉन अ टाइम जावेद अख्तर भी क्या थे, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऐसा होता है कि भाई जिन लोगों ने भी अपने अपने फील्ड में स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दिया होता है, ये 12 सीट्स उनके लिए होती हैं फॉर नॉमिनेशन, लाइक इन द फील्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, साइंस, लिटरेचर। तो जिन लोगों ने इसमें स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है, वैसे 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, कहां पे, राज्यसभा के अंदर। और कौन करेगा इनको नॉमिनेट, एज यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स होते हैं, इनको नॉमिनेट करने के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, बताओ? पॉसिबल लॉजिक क्या होगा इनको नॉमिनेट करने का, ऐसा रखने का प्रोविजन? देखो भाई, ये जो लोग होते हैं नॉमिनेट, दे आर भाई अपने अपने फील्ड के क्या है ये लोग, स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब डायरेक्टली चुनाव के थ्रू क्या ये आप पाएंगे सिस्टम के अंदर, क्या नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए बैकडोर एंट्री इनको अलाउड होती है, सो दैट ये इस बैकडोर एंट्री से हाउस में आए और अपनी जो स्पेशलिस्ट ओपिनियंस हैं, ठीक है, इससे बेनिफिट किसको हो, लॉ मेकिंग प्रोसेस को, किसको हो, लॉ मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई लॉ बन रहा है, तो इफ वहां पे कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, तो भाई उसके पास क्या होगा, डीपर इनसाइट ना, ही नो इन आउट अबाउट स्पोर्ट्स एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो बोला कि ठीक है भाई ऐसा होना चाहिए वहां एक पर्सन। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं यहां पे, इंडिया में एक लॉ है विच इज अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी, अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960। 1960, ठीक है, और इस एक्ट को लाने में किसका कंट्रीब्यूशन था, रुक्मणी देवी अरुंडले। ये एसोसिएटेड थी विद द क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, और वो खुद क्या थी, एक नॉमिनेटेड मेंबर। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि उनके पास क्या है, स्पेशलिस्ट ओपिनियन है, इनसाइट्स हैं, जिसका जो बेनिफिट है किसको मिलता है, पूरे लॉ मेकिंग प्रोसेस को। इसीलिए ये 12 सीट्स रखी जाती हैं कि वहां पे मेंबर्स क्या होके आएंगे, नॉमिनेट होके आएंगे।
ठीक है। और अगेन देखो, इन मेंबर्स का भी टेन्योर 6 साल का होने वाला है। और यहां पर भी ऐसा होता है, सारे मेंबर्स एक साथ नॉमिनेट नहीं किए जाते, ठीक है। इन्हें भी क्या होता है, 4-4 करके आते हैं, 1/3 करके। 12 हो गए, कितना होगा 12 का 1/3, 4। तो इनमें भी क्या होता है, ये सारे लोग एक साथ नॉमिनेट नहीं होके आते हैं। इनमें भी ये क्या होते हैं, हर 2 साल पर रिटायर होते हैं और नए मेंबर नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है। फिर 2 साल बाद ये जाएंगे तो और 4 नए आएंगे, और 2 साल बाद ये 4 जाएंगे तो और 4 नए आएंगे, ठीक है। तो इनका भी सिस्टम वैसा है। तो दिस इज हाउ कि भाई ओवरऑल जो आपका राज्यसभा है उसका मेंबरशिप कॉम्पोजिशन कुछ इस टाइप का है, ठीक है। कुछ जो कंडीशंस है वो इस टाइप की है, ठीक है। इतना बात समझा पूरा। अब ये समझो कि इलेक्शंस कैसे होते हैं राज्यसभा के अंदर। एनीवन हैविंग एनी आइडिया कि वोटिंग होती कैसे होगी यहां पे? देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि मेथड वहां पे कौन सा अडॉप्ट होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पढ़ा है प्रेसिडेंट चैप्टर, रिवाइज किया होगा ना? यस और नो? प्रेसिडेंट वाला चैप्टर रिवाइज किया था या नहीं टेस्ट के लिए? नहीं ना? याद हमने बात की थी कि भाई जब आप नॉर्मली जाते हो चुनाव के अंदर, आपके पास क्या होता है, 10 बटन्स होंगे वहां पे, यू हैव टू प्रेस ऑन ओनली वन। लेकिन जो ये चुनाव होते हैं यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पर आप किसी एक कैंडिडेट को वोट ना देके आप क्या देते हो कैंडिडेट्स को, प्रेफरेंसेस, कि दिस कैंडिडेट इज माय फर्स्ट चॉइस, दिस वन इज माय सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ऐसे वोटिंग होती है किसके लिए, फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। वही हमने किसकी बात की थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड सेम किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपीस, ठीक है। वोट कौन करता है इसके अंदर, सिटिंग एमएलएज। कौन वोट करता है, सिटिंग एमएलएज वोट करते हैं राज्यसभा सीट्स के लिए, ठीक है। किस मेथड के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिवाइज करोगे वो चैप्टर वापस तो तुमको टर्म वापस वो दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत है इस समय रिवीजन की। प्रेसिडेंट ने चैप्टर रिवाइज किया था या नहीं किया था? बिकॉज इन एग्जीक्यूटिव डिस्कस किया था हमने वो चैप्टर, ठीक है। मैंने यह चुनाव कंडक्ट भी कराए थे प्रॉपरली। फिर बोलते हो वोट चोरी हो रहा है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो रिवाइज करो, काम चलने वाला नहीं है उसके बिना, राइट। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट पॉपुलर हाउस, कौन सा, लोकसभा, ठीक है। मतलब भाई इसके बिना तो नॉट पॉसिबल, क्या, डेमोक्रेसी। क्यों भाई, लोकसभा ही डिसाइड करती है कि इंडिया में किसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी एट सेंट्रल लेवल, ठीक है। सीट्स कितनी है भी हमारे यहां पे, अर्लियर इट यूज्ड टू बी 545, बिकॉज में क्या है, 2 एंग्लो इंडियंस की सीट्स ना पहले वाली, बट 2019 में वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। तो वी हैव ओनली हाउ मेनी सीट्स, 543 सीट्स, ठीक है। तो अब इनका जो पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता है भाई, पहली बात तो यहां चुनाव कैसे होते हैं, थ्रू अ डायरेक्ट इलेक्शन, यहां पे हम वोट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए पूरी कंट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। किसमें, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। सुना होगा सीट, हम लोकसभा सीट हम बोलते हैं। ये सीट क्या होती है भाई, 1 सीट इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। हम बोलते हैं दादर का ये एमपी है, वी डू नॉट से मुंबई का एमपी है ना। मुंबई में 7 एमपी है भाई, कितने, 7 एमपीज अकेले कहां पर है, मुंबई के अंदर, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली डिवाइडेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन, मुंबई इतना है, हमारे पास 7 सीटें हैं, लद्दाख इतना बड़ा है, 1 सीट है,
तो ज्योग्राफी डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? पॉपुलेशन। ठीक है, एज मुंबई इज डेंसली पॉपुलेटेड, इसलिए यहां 7 सीटें हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट वी हैव अ 3 करोड़ का पॉपुलेशन। लद्दाख 1 CR भी नहीं है, इसलिए वहां से कितना MP है? 1। ठीक है, तो उस मेथड पे हमारा ये वाला था। ठीक है, कि पूरे कंट्री को हम डिवाइड करेंगे 543 पार्ट्स में, ईच पार्ट इज नोन एज व्हाट? 1 सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम, ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीटली। समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर दादर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो ये मान लो इसमें कितने लोग रहते हैं? 40 लाख। बैंड्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कितने लोग रहते होंगे? ऑलमोस्ट 42 लाख। कितना? इट इज नॉट लाइक 40 and 60, 40, 42, 41, 39, डिफरेंस इतना ही रहेगा, बट ऑलमोस्ट क्या है ये? सेम। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऑलमोस्ट इन क्राइटेरिया पे पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ऐसे कितने बनते हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज? 543। और यही लोग कहां आके बैठते हैं? अल्टीमेटली लोकसभा के अंदर। दैट्स हमने क्या लिखा यहां पे? 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इक्वल टू 1 सीट इन लोकसभा। क्लियर हुआ? जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो, हाँ काश्यप बोलिए आप। हाँ हाँ हाँ, फेल हो गई है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, फॉर्म भराओ, फॉर्म भराओ, फॉर्म छोड़ना नहीं किसी का भी। ठीक है, और इनको पिच करो प्री फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, ठीक है, तो इतना बात समझा हम लोगों ने। और सबको याद है फर्स्ट पास द पोस्ट? यस, फर्स्ट पास द पोस्ट क्या था? अक्षय, व्हाट वाज द फर्स्ट पास द पोस्ट? हमने कहां पढ़ा था ये बताओ? वेरी गुड, कुछ आता है? नॉट मेजॉरिटी, हाईएस्ट। याद है हमने बात की थी। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या था भाई? हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है, और जब वहां पे इलेक्शंस होते हैं और अगर वहां पे 6 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई जीतने तो किसी एक को ही है, और वो कौन होगा? जिसको क्या मिलेगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, नॉट दी मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स। डिफरेंस होता है भाई। व्हेन आई से मेजॉरिटी, व्हाट आई वांट टू से? 50% प्लस 1। बट व्हेन आई से हाईएस्ट, इट कैन बी एनीथिंग ना, बिकॉज सामने वाले के 38 है, मेरा 40 है, इसलिए आई एम व्हाट? हाईएस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखो चीजों का। चलो अब आते हैं कि आखिरकार पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। एज यूजुअल भाई सबसे मेन काम होता है पार्लियामेंट का टू मेक व्हाट? लॉज। ठीक है, अब ये लॉज बनते कैसे हैं? देखो सबसे मेन चीज क्या होती है कि अल्टीमेटली बिल का एक ड्राफ्ट तैयार होता है। पहले क्या तैयार होगा? एक ड्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल जो अभी आया संचार साथी वाला ऐप, ठीक है, इसका जो बिल होगा ये ड्राफ्ट किया होगा किसने? हमारे किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, अब ये बिल कहां डिस्कस होगा?
पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविजन बाय प्रोविजन, हर एक चीज इन डेप्थ में डिस्कस होती है। कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब कोई भी बिल जब आता है तो उन बिल के दो टाइप होते हैं। एक बिल कौन सा होता है? गवर्नमेंट बिल, और एक बिल को हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। क्या बोलते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल। नाउ व्हाट इज प्राइवेट मेंबर? परफेक्ट। ठीक है, रिमेंबर, अब 543 की लोकसभा है, ठीक है, लेकिन इसमें से कितने लोग लेट से मिनिस्टर हैं? 70। अब इन 70 के बियॉन्ड अगर कोई बिल लेकर आता है, बिल क्या हो जाएगा? प्राइवेट मेंबर बिल। समझ में आ रहा है? और अगर कोई मिनिस्टर बिल लेकर आता है, उस बिल को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बिल। ये डिफरेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, मनोज तिवारी, नाम सुना होगा? यस और नो? कौन सी पार्टी से है? फ्रॉम बीजेपी। और ये मानो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई मिनिस्टर नहीं है ये, और ये कोई बिल लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? कि ये बिल, ठीक है, और ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ही इज अ नॉन मिनिस्टर। नाउ ये बताओ, इनका जो बिल आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? गवर्नमेंट और प्राइवेट मेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू से गवर्नमेंट? नो वन गवर्नमेंट। ओके, एंड प्राइवेट मेंबर? यस। ठीक है, ये सिर्फ लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। कौन सा? बीजेपी। बिकॉज लोग क्या बोलते हैं, वो रूलिंग पार्टी है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो एमपी मिनिस्टर नहीं है और वो कोई बिल लेकर आएगा, वो बिल कौन सा होगा? प्राइवेट मेंबर बिल होगा। ठीक है, बट रिमेंबर, ऐसे बिल्स के पास होने के चांसेस बहुत क्या होते हैं? रेयर। क्यों भाई? आपको बिल पास कराना, यूनिट नंबर्स ना, जितने लोग वोट कर रहे हैं उसका 50% प्लस 1 वोट चाहिए आपको, जल्दी पास नहीं हो पाता। वो पास कौन सा होता है हमेशा? बिल, गवर्नमेंट बिल। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल वगैरह पास हो जाते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में उसके ही पास होने का ही ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, व्हाट गवर्नमेंट डू, अगर कोई प्राइवेट मेंबर अपना बिल चाहता है लाना, गवर्नमेंट उससे बात करके उसके सब्जेक्ट को कॉपी करके खुद का बिल लेकर आती है, उससे बात करने के बाद, सो दैट वो अगर अच्छा कोई मुद्दा होगा तो वो अल्टीमेटली पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझा हमने कि भाई इनका काम क्या है, टू पास अ बिल, और बिल के दो टाइप्स हैं। हालांकि टाइप्स बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे जब आएंगे मोर इन डिटेल। यस, मतलब नॉर्मली अलाउ करती नहीं गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टेक ऑल क्रेडिट। ठीक है, और भाई जब से आपका क्या आ गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल, ठीक है, तब से मैंडेटरी हो गया है ना, कि अगर अमित शाह ने बोला ये करने में करने का, अगर कोई बीजेपी एमपी पार्टी नहीं छोड़ रहा है अपनी, बट वो पार्टी के अगेंस्ट काम करते हुए पाया गया, तो उस पर क्या अप्लाई हो जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अलाउड है और वो आगे पास हो सकता है, बट आफ्टर दिस ये चीज क्या बन गई है? रेयरेस्ट, कि वो करते ही नहीं है कुछ ऐसा काम। ठीक है, सेकेंड काम जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, भाई एक काम क्या पार्लियामेंट का? और कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर सवाल कहां उठाए जाते हैं? पार्लियामेंट के अंदर ना। इवन दे आस्क रिप्लाई फ्रॉम पीएम, फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर। अगर ये इंसिडेंट हुआ तो इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, राइट, या गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो क्यों लिया? तो ये सारे जो क्वेश्चन है कहां जाते हैं पूछे? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, कितनी पॉवर्टी है, क्या इंप्रूवमेंट किया है हमने द लेवल ऑफ एजुकेशन, सारे सवाल पूछने की अथॉरिटी होती है किसको? एमपीज को। और इसके लिए डेडिकेटेड टाइम होता है पार्लियामेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर। क्या बोलते हैं उसको हम?
क्वेश्चन आर एंड जीरो आर, ये दो होते हैं। स्टार्ट इससे होता है सेशन, और फिर कौन सा आता है, जीरो आर, जिसमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। रिटन, ओरल, हर टाइप का रिप्लाई लिया जाता है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ कि भाई गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, किस फील्ड में गवर्नमेंट का ध्यान है, कौन सा फील्ड नेग्लेक्ट हो रहा है, ये एक्सपोज कौन करते हैं, एमपीज, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, क्वेश्चन आवर्स और जीरो आवर्स के अंदर। तो गवर्नमेंट जानती है ना, अगर सवाल पूछा और जवाब दिया तो जवाब कहां जाएगा, इन पब्लिक, राइट। तो वो होता है प्रेशर। तो इस तरीके से हमें समझना होगा, ठीक है, कि हाउ दे कीप कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंट्रोल ओवर व्हाट, फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। भाई हम सोचते होंगे भाई गवर्नमेंट जो भी हमसे क्या वसूलती है, पैसा, टैक्स का, क्या गवर्नमेंट उस पैसे के साथ कुछ भी कर सकती है क्या? यस और नो? नहीं। क्यों? बिकॉज दिस एंटायर अमाउंट गोज टू द, क्या है ये, फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन है कि जो पैसा इसमें जा चुका है, इसको अगर गवर्नमेंट विड्रॉ करना चाहती है, यूज करना चाहती है, गवर्नमेंट मस्ट सीक व्हाट, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हाँ वही वाला बात, ठीक है, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तब देखते हैं हम बजट। बजट क्या है? ये तो काम है उसका, पार्लियामेंट का फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इंडिया में सिस्टम ये है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज करना चाहती है, तब भी क्या चाहिए, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देखते होंगे ना हम लोग हमेशा, भाई इनकम टैक्स जब भी बढ़ता है, कम होता है, कम मालूम पड़ता है जब क्या आता है, बजट, राइट। तो अल्टीमेटली वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स इंपोज करना है, किसका अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का, ठीक है। पिछले साल कितने पैसे आए और कितने स्पेंड हुए, कहां स्पेंड हुए, ये सब का सब किसका पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ बजट, द पार्ट ऑफ बजट। और नेक्स्ट ईयर कहां कितना कैसे स्पेंड होने वाला है, तो ये सब के थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल किस पे रखती है, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू प्रेजेंट एवरीथिंग इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग विच सेशन, ड्यूरिंग द बजट सेशन। जो खर्चा किया है उसका भी हिसाब दो, और जो खर्च करने वाले हो उसका भी ब्लूप्रिंट दो, तो पैसे एलोकेट होंगे आपको। और इवन उस कॉन्टेक्स्ट में भी वोटिंग होता है, मतलब अगर इतने खर्च करने हैं, जहां करने हैं, जैसे करने हैं, उसके लिए तुम्हें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, उसके बिना पॉसिबल वो चीज नहीं है। बोलिए। हाँ हाँ सर बोलिए ना, आ रहा है बोलिए। ये तो उनको सिंपली बोलो अपने बच्चे को लेकर आए साथ में ना अपने यहाँ पे। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है। हाँ कल बुला लो उनका, हाँ उनका नाम और नंबर एटलीस्ट ले लो आप। तो बच्चे का नंबर दे दे किसी का, ठीक है छोड़िए फिर, ले लीजिए, देखते हैं कल आते हैं फिर वो, मैं भी क्लास में हुआ। ठीक है। और इवन भाई अगर बजट का जब वहां पर होता है डिस्कशन, फॉर एग्जांपल कब आता है वैसे बजट, 1 फरवरी, ठीक है। नो व्हाट वी नो 1 फरवरी, बट एक्चुअली बजट सेशन गोज फॉर फरवरी एंड मार्च पूरा। जो हम देखते हैं ना वो सिर्फ क्या है पता है, बजट स्पीच, सिर्फ क्या है वो, बजट स्पीच, ठीक है। होता यह है कि बजट स्पीच के बाद एक्चुअल काम शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोलती है ना भाई इतना हम करने वाले हैं,
फॉर डिफेंस, फॉर रेलवेज, फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन। बजट स्पीच के बाद ऐसा होता है कि वो सारा हर डिपार्टमेंट ने जो जो डिमांड किया हुआ है कि हमें इतना पैसा चाहिए अपना काम चलाने के लिए, होता ऐसा है कि इसके लिए सारे एमपीज की कमिटीज बनती हैं। क्या बनती हैं? कमिटीज। 24 डिपार्टमेंट कमिटीज हैं, 24। मतलब वैसे क्या होता है, 5-5, 6-6 एमपी से ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और उन्हें क्या होता है, उनको देते हैं हम ये काम कि देखो भाई ये गवर्नमेंट ने दिया है कि हमको इस बार हेल्थ के लिए इतना पैसा चाहिए। नाउ यू सी कि इतना पैसा सही है या नहीं। तो 24 डिपार्टमेंट कमिटीज 24 अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की डिमांड्स को चेक करते हैं कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। जो डिमांड किया है पैसा वो कम या ज्यादा तो नहीं है, कम से कम वहां पे। और फिर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं 2-3 हफ्ते के बाद। उस रिपोर्ट पे होता है डिस्कशन। और हेल्थ के अंदर भी गवर्नमेंट को हर एक चीज के ऊपर जहां जहां स्पेंड करना है ना, वोटिंग होता है उसके ऊपर। लेट्स से गवर्नमेंट ने क्या बोला, वी आर गोइंग टू स्पेंड 2 लाख करोड़ ऑन दी हेल्थ। कितना ऑन? 2 लाख करोड़। अब 2 लाख करोड़ के अंदर फर्दर ओके 5,000 करोड़ फॉर एम्बुलेंसेस, ठीक है, 10,000 करोड़ फॉर एम्स। हर एक चीज पे वोटिंग होती है, हर एक सिंगल प्रोविजन पे वोटिंग होता है बजट का। और ये सब होने के बाद फिर पूरे बजट पे वोटिंग होता है। व्हाट वी नो ओनली इट्स अ 1% पार्ट। समझ में आया? ठीक है। दिस इज हाउ पार्लियामेंट कीप्स देयर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, कि पैसे स्पेंड कहां करने हैं और कैसे स्पेंड हुए। और रिमेंबर, एक टर्म सुना होगा, मार्च रश। सुना है? यस और नो? ठीक है। अभी देखना, जनवरी, फरवरी और मार्च में गवर्नमेंट के काम बहुत बढ़ जाते हैं। बिकॉज होता है ऐसा है, मार्च एंड्स विद द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी पैसा एलोकेट हुआ ना डिपार्टमेंट्स को, लेट से उनका एलोकेट हुआ 2 लाख करोड़ रुपए, बट सिर्फ कितना यूज कर पाए वो? 1 लाख करोड़ रुपए। रिमेनिंग अमाउंट वापस कहां पहुंच जाएगा? इन द CFI, बिकॉज ऑफ फंड होते हैं लैप्सेबल होते हैं। क्या होते हैं वो? लैप्सेबल, राइट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मार्च रश। सारे कंफ्यूज होते फटाफट के अभी, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है भाई, गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है पार्लियामेंट का। इन विच टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। यस। टैक्स जो रिफॉर्म होते हैं परसेंटेज, वो सिर्फ बजट में होते हैं, तो ये सितंबर में जो जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए। हाँ, तो जो एक बॉडी बनी है कौन सी? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। ये बॉडी को ये पावर मिली कहां से है? फ्रॉम, राइट। और इसको इसमें इंसर्ट किसने किया? तो जीएसटी छोड़ के बाकी सब लॉ बजट में रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। और इवन पार्लियामेंट है वो पावर कि वो इनकी पावर चेंज कर दे। किसकी? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। चलो, फिर यहां दिया हुआ है अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, कि भाई हमारे यहां पे, ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट है भाई, इसके अंदर हर एक रीजनल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस ग्रुप सबका क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्यों? हमने बात की थी, हमारे यहां पे सिस्टम कौन सा था? सिमेट्रिक। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हैविंग अ सेम मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरी चीज, डिबेटिंग फंक्शन डिस्कस किया था हम लोगों ने कि बहुत सारे काइंड्स के यहां पे क्या होते हैं प्रेजेंट्स? मोशंस, रेजोल्यूशंस, ठीक है। तो उनके थ्रू जो भी कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसको डिस्कस किया जा सकता है। इवन एक होता है मोशन, स्पेशल प्रिविलेज मोशन। कौन सा? स्पेशल प्रिविलेज मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एमपी हो, तुमने कुछ सवाल किससे पूछा? एक एमपी से, जो मिनिस्टर है, जो क्या इस समय मिनिस्टर, और उसने गलत जवाब दे दिया। क्या दे दिया? रॉन्ग आंसर। तो भाई वो जो एमपी था वो सवाल रेस करेगा कि जो मेरा प्रिविलेज था टू गेट करेक्ट इंफॉर्मेशन, उसका ब्रीच हुआ है। क्या है उसका? ब्रीच।
तो इसके थ्रू वो एक क्रिएट करते हैं काइंड ऑफ प्रेशर, किसके ऊपर? ऑन मिनिस्टर्स। यू कैन नॉट गिव अ फॉल्स और रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इवन पार्लियामेंट कमिटीज भी होती हैं, एथिक्स कमिटी वगैरह भी होती है, ठीक है। इवन फॉर फाइनेंशियल फंक्शन देखो भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है, एस्टिमेट्स कमिटी होती है। तो डो नॉट अंडर एस्टिमेट कि ये एमपी करते क्या है साल भर, ये लोग थ्रू आउट ईयर एक्टिव रहते हैं कमिटीज के फॉर्म में, ठीक है। ये जो पता है बॉडी है, सुना होगा नाम, सीएजी, गवर्नमेंट का ऑडिटर, ठीक है। इनकी रिपोर्ट्स कौन चेक करता है बैठ के? ये कमिटीज, पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज। इसमें कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस के थ्रू दे कीप अ चेक ऑन गवर्नमेंट, उनके डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर भी कंट्रोल होता है इनका, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज नॉट अ मियरली बॉडी तो सिर्फ क्या बनाती है? बैठ के लॉज। उसके फंक्शंस काफी वाइडर है, ठीक है। फिर एक जो फंक्शन क्या है उसका, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन मींस व्हाट, कि भाई एक तो चीज है, याद है किस चीज का? अमेंडमेंट्स की पावर किसके पास है? विद द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये बताओ इंडिया में क्या स्टेट्स अमेंडमेंट कर सकती हैं क्या संविधान को? कैन स्टेट्स डू द अमेंडमेंट बाय देयर ओन सेल्फ? यस और नो? नो, ठीक है। इन इंडिया ओनली पार्लियामेंट कैन डू इट। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 368, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट पावर्स एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड पार्लियामेंट का एक और रोल कौन सा है? इलेक्टोरल फंक्शंस। मींस व्हाट? भाई पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे लोगों को इलेक्ट भी करते हैं, लाइक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अपने अपने फंक्शंस हो गए भाई। एक फंक्शन था लेजिस्लेटिव, मतलब लॉज बनाना। एक फंक्शन था गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना, कौन सा वाला? फाइनेंशियल, ठीक है। एक फंक्शन था जहां गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पे रखना नजर, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है। साथ साथ संविधान को चेंज करना कौन सा फंक्शन हो गया? कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, दैट इज अमेंडमेंट वाला। एंड देन कुछ लोगों को इलेक्ट करना कौन सा फंक्शन हो गया उनका? इलेक्टोरल फंक्शन। एंड इवन पार्लियामेंट ऑल्सो हैविंग विच फंक्शन? जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। दे डिसाइड कि कोई सही है या कोई गलत है। किस फॉर्म में? सुना होगा इंपीचमेंट। कौन सा? इंपीचमेंट। कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, कोई आता है रिकमेंडेशन, तो उनको इंपीच करना, उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, इनको हटाना हो इनकी पोजीशन से, ठीक है, कौन करेगा पूरा प्रोसीडिंग? पार्लियामेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑल्सो हैविंग विच फंक्शन? जुडिशियल फंक्शन। भाई इन्हें अधिकार है, ठीक है, कि जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं और उन पे जो क्या लगते हैं? एलिगेशंस, इन एलिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वोटिंग करके उन ऑफिशियल्स को उस पोस्ट से रिमूव करना। दिस पावर ऑल्सो लाइज विद द पार्लियामेंट एंड इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? जुडिशियल फंक्शन। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है। तो इस जुडिशियल फंक्शन के अंदर जो लोग कवर होते हैं वो कौन कौन है? नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ठीक है, नंबर 4, ठीक है, एंड नंबर 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये वो सारी टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जिनमें से किसी को भी रिमूव करना हो वो कौन काम करेगा? पार्लियामेंट। और वो क्या है पार्लियामेंट का? जुडिशियल फंक्शन।
ठीक है। तो एग्जाम में सवाल बहुत बार ये आएंगे कि 4 पावर्स होंगी, वो चारों पावर्स पार्लियामेंट की होंगी, बट सवाल क्या होगा उसमें स्पेसिफिक, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द जुडिशियल वन, फाइनेंशियल वन ऑफ पार्लियामेंट। देन यू हैव टू बी चूजी कि हां इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा आएगा अंडर कैटेगरी ऑफ जुडिशियल, कौन सा लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये तब दिमाग में आना चाहिए कि हां ये किस कैटेगरी में आने वाला है, समझा? ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन मैटर ऑफ अमेंडमेंट क्या लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है क्या? यस और नो? इन मैटर ऑफ अमेंडमेंट लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स है या नहीं? बताओ। है या नहीं है? नहीं है? क्या लगता है, होगा? होगा और है। लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ आर हैविंग इक्वल पावर्स। किस कॉन्टेक्स्ट में? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट। ऑलमोस्ट दे हैव अ इक्वल पावर इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट, बट कुछ पार्ट को छोड़ के, और वो पार्ट्स आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। कौन से फंक्शन? फाइनेंशियल फंक्शन। और उसमें भी जो एक स्पेसिफिक टाइप का बिल आता है, ठीक है, उस बिल को हम बोलते हैं, कौन सा बिल? मनी बिल। ठीक है। मनी बिल के मामले में लोकसभा के पास पावर है। किसके पास? लोकसभा। एंड ओनली लोकसभा हैव पावर। ठीक है। राज्यसभा में पूछते तक नहीं, वो बस पूछेंगे एक बार फॉर फॉर्मेलिटी, और टाइम मिलता है 14 डेज का राज्यसभा को। बताया तो ठीक, फिर भी ठीक। ठीक है। और राज्यसभा अगर अपोज कर भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन मैटर्स में? इन द मैटर्स ऑफ मनी बिल। ठीक है। इसके अलावा जो अदर बिल्स हैं, ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, अमेंडमेंट बिल्स हो गए, फाइनेंशियल बिल्स हो गए, वो अलग मामले हैं सारे, उसमें दे बोथ हैव इक्वल पावर। ठीक है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी बिल, लोकसभा ओनली हैविंग अ पावर। ठीक है। चलो, यहां पे दिया हुआ है रिगार्डिंग टू जुडिशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है। अब देखो यहां पे जो हमने बात की कि अल्टीमेटली लोकसभा के पास जो एक स्पेसिफिक पावर है, ठीक है, इट इज मोस्टली इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? मनी बिल। ठीक है। और मनी बिल मोस्टली वो चीजें हैं विच डील्स विद द टैक्सेशन, बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन शॉर्ट बजट। ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बजट टर्म कहीं मेंशन नहीं है। इट इज आर्टिकल 112 which have term known as annual financial statements। ठीक है। तो एक तो ये वाले मुद्दे में हो गया, ठीक है, मनी बिल। दूसरा एक और होता है बिल, कौन सा? मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। कौन सा? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये दो ऐसे बिल्स हैं जहां पे ओनली एंड ओनली पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है। नाउ व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर लोकसभा में, इंडिया में अगर किसी को भी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, ठीक है, सेंटर में गवर्नमेंट, और 543 लोकसभा की सीट्स होती है, कितनी सीट जीतनी पड़ेगी उनको टू फॉर्म अ गवर्नमेंट? अराउंड कितनी सीट्स? 273। ठीक है। चलो मानते हैं चुनाव हुए थे कब? 2024 में। ठीक है। जहां पे बीजेपी इटसेल्फ गॉट हाउ मेनी सीट्स? 240। एंड देन सपोर्ट यहां वहां करके, ठीक है, लेट से दे रीच, कितना पहुंच चुके हैं अभी? लगभग 282 के आसपास। कितना? अराउंड 282। सब मस्त चल रहा है अभी। अभी चुनाव कहां पे हुए? बिहार में। अगर बिहार में बीजेपी बोलती कि नहीं,
नीतीश कुमार विल नॉट बी अ नेक्स्ट सीएम, विल नॉट बी अ नेक्स्ट सीएम। तो होता क्या, इस 282 में से कितने हो जाते हैं -12, और ये नंबर कहां पहुंच जाता सिर्फ सीधा, विच इज लेस देन, ठीक है। तो जैसे ही लगता है कि हां इस गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है मेजॉरिटी का, तो क्या आता है उसके अगेंस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से कि हाँ बस किसी ने बोल दिया सपोर्ट हट गया ना, इसके लिए बाकायदा वोटिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इंसिडेंट हुआ, नेक्स्ट डे कांग्रेस विल ब्रिंग व्हाट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या लेकर आएगी वो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कहां पे, लोकसभा के अंदर, ठीक है। और जैसे उस पर वोटिंग शुरू होगा, ठीक है, और सीधी सी बात है, इफ कांग्रेस गॉट हाउ मेनी वोट्स ऑन इट, 273, मतलब गवर्नमेंट डू नॉट हैव सपोर्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ मेजॉरिटी। समझ में आया, गवर्नमेंट को ऑन द स्पॉट रिजाइन करना होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, गवर्नमेंट रिजाइन्स ऑन द स्पॉट, बिकॉज ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यू डू नॉट हैव सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। समझा ये वाला बात। अब अगर किसी पार्टी को लेकर आना है नो कॉन्फिडेंस मोशन ना, अगेन जस्ट टू ब्रिंग दिस मोशन दे मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी एमपीज, 50 एमपी सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ ये जरूरी है लाना। बिकॉज होगा क्या पता है, ये बहुत ही क्रिटिकल है ये, अगर आप इसको रखो नॉर्मल तो कल को हर मंथ क्या आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना। तो इसके लिए ऐसा लाना है मोशन, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, प्लस स्पीकर ऑफ द हाउस इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर वोटिंग शुरू होगी उसके ऊपर, और वोटिंग हुई और वो नंबर नहीं मिला तो गए, ठीक है। तो इस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक चीज होती है, और जस्ट लाइक मनी बिल, इस कॉन्टेक्स्ट में भी पावरफुल कौन है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। समझ में आ रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट सिर्फ लोकसभा के अंदर ही होगा, नॉट इन अ राज्यसभा, ठीक है। चलो, अब यहां पे दिया हुआ है इसके अदर जो पावर्स हैं इन हाउसेस की, कि अमेंडमेंट्स बनाना, इमरजेंसी को अप्रूव करना। पता है पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम है इंडिया में कि गवर्नमेंट कोई भी ले ले डिसीजन, अल्टीमेटली अप्रूवल कहां से चाहिए उसको, पार्लियामेंट से। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट डिक्लेयर व्हाट, वॉर, 1 महीने के अंदर उसका भी अप्रूवल चाहिए, किधर से, पार्लियामेंट से, ठीक है। कंट्री में क्या लगा दिया, इमरजेंसी, तभी कहां से अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट से। किसी एक स्टेट में क्या इंपोज कर दिया, प्रेसिडेंट रूल, तब भी किसका अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट इज एवरीवेयर, हर एक चीज जो हो रही है, ठीक है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, पार्लियामेंट का, ठीक है। अब इसके अलावा लोकसभा पास एक और पावर होती है, टू डूइंग व्हाट, कमिटीज बनाना ना, आपने बात की कि एमपीज का जो काम होता है, इट इज नॉट जस्ट ड्यूरिंग सेशंस के अपार्ट ये डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज के पार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट के काम को ये करते हैं स्क्रूटनाइज। इवन यूपीएससी एग्जाम में क्या रिफॉर्म होने चाहिए, कमेटी की रिपोर्ट उसके ऊपर भी है, और वो कमेटी तो बोलती है 1 साल के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट शुड बी 28 फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। तो ये ऐसी रिपोर्ट्स भी आती है वहां पे। सो दे एक्चुअली इवैल्यूएट ऑन ऑल पॉसिबल डायमेंशंस जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी हुई हो। समझ में आया, ठीक है। इवन ये कमिटीज एसेस करती हैं किसको, डिफेंस फोर्सेस को, कि जो उनके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट है या नहीं है, इंडिया का हेल्थ सेक्टर, इंडिया का एजुकेशन, हर एक चीज पे इन कमिटीज की रिपोर्ट प्रेजेंट होती है। समझ में आया। तो ये चीज कमिटीज इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम एग्जाम में जाते हैं आगे तो इनको हम कोट भी करते हैं रिटन आंसर्स के अंदर कि एज पर दिस कमिटीज रिपोर्ट ये चीज चलने वाली है, ठीक है। फिर यहां पे किसका नाम दिया हुआ है भाई, ये भाई लोग ऑलमोस्ट हर एक मामले में क्या है, इक्वल है, बस उसको छोड़ के। कौन सा वाला पार्ट, मनी बिल एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अब
इनका जो एक यूनिक पावर है, या एक्चुअल में जहां पे थोड़ी पावर ज्यादा है इनके पास, नॉट अलोन, थोड़ी की पावर थोड़ी ज्यादा है, वो किस मामले में है? नंबर 1, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्यों? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट किसका चेयरपर्सन है? राज्यसभा का। ठीक है, तो उसको निकालने का जो मोशन होगा वो कहां होगा इनिशिएट? राज्यसभा के अंदर, वहां पास होगा और फिर कहां जाएगा? लोकसभा के पास भी जाएगा, बट कहां होगा इनिशिएट? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। एक तो ये मैटर हो गया। दूसरा, ये बताओ शेड्यूल 7 क्या था? शेड्यूल 7 पढ़ा होगा। फीचर्स के अंदर शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12 तक पूरा, उसमें शेड्यूल 7 क्या था? लिस्ट। कौन सी लिस्ट? किराने की? ये सामान चाहिए घर पे आज, कौन सी लिस्ट है फिर? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। भाई इंडिया कंट्री कैसी है? फेडरल, जहां पावर क्या है? डिवाइडेड। अब अगर कहीं लिखा ही नहीं होगा कि किसका एरिया कौन सा है, रोज लड़ाई झगड़े होंगे वहां पे। तो हमारे जो संविधान मेकर्स थे, व्हाट दे डिड, डिवाइड कर दिया ऑलरेडी कि जो भी काम किसका होगा, सेंटर का, वो किसमें होगा? यूनियन लिस्ट। जिस पावर किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट, वो किसमें? स्टेट लिस्ट। और वो मैटर्स जिसपे सेंटर और स्टेट काम कर सकते हैं मिलके, वो कौन सा होता है? कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और ये लिस्ट सारी कहां है आपकी? शेड्यूल 7 के अंदर। ठीक है, अब भाई बात ये है कि ऑलरेडी क्या हुआ है? डिवाइड किया हुआ है काम को। ठीक है, करेंटली अगर हम देखें तो 100 सब्जेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर। 61 किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर। और कॉन्करेंट में कितने आते हैं? 52 सब्जेक्ट्स। कितने आते हैं? 52 सब्जेक्ट्स। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जांपल। सिटीजनशिप, कौन सा? सिटीजनशिप, ये काम किसका है? यूनियन लिस्ट का, तो वो एक सब्जेक्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है, करेंसी, क्या हर स्टेट की करेंसी अलग अलग है इंडिया के अंदर? क्या नहीं, किसके अंदर हो गया वो? यूनियन। वेयर एज जब भी हम देते पुलिस, इट इज महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस, राइट। इवन भले आप बन जाओ आईपीएस, तो यहां तो आईपीएस होता है, बट यहां अल्टीमेटली किसका बैच होता है? स्टेट पुलिस का। ठीक है, क्यों? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, और लास्ट में कौन सा है? कॉन्करेंट। लाइक जब भी हम बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, किसकी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो सेंटर के भी होते हैं वहां पे ऑफिसर्स और स्टेट के भी होते हैं ऑफिसर्स। क्यों? बिकॉज दैट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट किसका पार्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट का। उसके रिगार्डिंग लॉज पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट की विधानसभा बना सकती है। किसका पार्ट हो गया वो? कॉन्करेंट लिस्ट का। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या जब से हम आजाद हुए हैं तब से ये नंबर एज इट इज है क्या? नहीं, एक्चुअल में पहले क्या था? यूनियन लिस्ट में से कितने मैटर थे? 97। ठीक है, स्टेट लिस्ट 67। ठीक है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट 47। अब पूरा क्या हो गया सिनेरियो? चेंज। तो यस, पॉसिबल है इन नंबर्स को चेंज करना, किसी एक पावर को यहां से यहां डालना हो, यहां से यहां लाना हो, या फिर यहां से कहां लाना हो? इन द कॉन्करेंट लिस्ट। बट क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्रॉपरली अमेंडमेंट। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्रॉपरली अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट का प्रोसेस इज नॉट दैट इजी। ठीक है, अगर याद हो, डिस्कस किया था हमने, याद है कि इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? बैलेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फीचर्स कुछ याद आ रहे हैं? यस और नो? बहुत बुरी हालत है भाई। फीचर्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 यही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल किस कॉन्टेक्स्ट में? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ
अमेंडमेंट, ठीक है। मैं डिस्कस किया था हमने एग्जांपल दो कंट्रीज का, ठीक है, एक तो था यूएस, एक था यूके, ठीक है। भाई यूएस का संविधान कब बना था? 1787 में। तब से लेकर अब तक दे ओनली मेड कितने चेंजेस? 27 चेंजेस। इंडिया जिसका लागू हुआ 1949 से, वी मेड हाउ मेनी चेंजेस? राइट। तो डिफरेंस क्यों है? बिकॉज हर कंट्री में संविधान को चेंज करने का अप्रोच क्या हो सकता है? अलग। उसमें जो चेंजेस लाने हैं, कुछ नया ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, या कुछ एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई करना हो, इट इज कॉल्ड व्हाट? अमेंडमेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठाए कहां जा रहे हो? कॉन्करेंट लिस्ट, मींस व्हाट? यू आर मॉडिफाइंग इट, सो इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? अमेंडमेंट, ठीक है। यूएस में एकदम डिफिकल्ट है, तो यूके में क्या है? एकदम इजी। नाउ व्हाट इंडिया डिड, ना तो हमने इनको फॉलो किया ना तो हमने इनको फॉलो किया, हमने फॉलो किया है दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। कि हमने क्या बोला कि हमारे यहां पे वो मैटर्स, जो कौन से मैटर्स होते हैं? रूटीन मैटर्स, ठीक है। रूटीन मैटर्स के लिए बहुत ही क्या चाहिए होता है आपको? मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी से, इजी प्रोसेस से यू कैन चेंज दैट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कितना है अभी? हाँ, 34। सीजीआई का 34 है, ठीक है, 34 है। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब 7 थे। ना जितनी बार भी ये नंबर बढ़ेगा ना, उतनी बार ये चेंज कहां पर होता है? संविधान के अंदर। इट इज थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। बट अगेन, क्या ये नंबर चेंज करना कोई बहुत बड़ा मैटर है क्या यहां पे? नहीं, इट्स व्हाट सिंपली अ रूटीन मैटर। तो ये सिंपली चेंज किससे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से। बट वो मामले जो इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक भी हैं, उनके लिए कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। कौन सी होती है? स्पेशल मेजॉरिटी। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई कोई रूटीन मैटर था, ठीक है, लोकसभा में आया, कितने मेंबर हमारे? 543। अब जिस दिन वो अमेंडमेंट का आया पूरा सिस्टम, ठीक है, कि भाई ये अमेंडमेंट करना है, ठीक है, लेट्स से सिर्फ कितने मेंबर थे उस दिन प्रेजेंट? 200 लोग थे प्रेजेंट, और इन 200 में कितने उसको अप्रूव कर दिया? 101 पास। इतना सिंपल है वो, ठीक है। बट जब ये किस पे आ जाता है? स्पेशल मेजॉरिटी। यहां पर ऐसा है कि भाई जिस दिन वो अमेंडमेंट होना है, तो 543 में से कम कितने आने चाहिए उस दिन? 273 वहां चाहिए। कम होंगे, वोटिंग होगा ही नहीं, वोटिंग होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो ये होगी कंडीशन, 50% प्लस 1 लोग वहां चाहिए। दूसरा, चलो ये मानते हैं कितने लोग आ गए उस दिन? 300 लोग उस दिन आ गए। अब जब ये वोट करने जाएंगे ना, कितना वोट चाहिए पता है? 201, 2/3, तब जाके पास होगा वो। ये होता है कौन सा मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी फॉर अमेंडमेंट्स, ठीक है। कि एटलीस्ट 50% प्लस 1 क्या होने चाहिए? प्रेजेंट। और जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ठीक है, कितना चाहिए उनका वोट? 2/3, तब बिल पास होगा वो। अब समझ में? रूटीन मैटर्स कितना सिंपल था एंड कितना डिफिकल्ट था। कौन सा मैटर? स्पेशल मेजॉरिटी वाला। लोकसभा से पास हुआ, अब कहां जाएगा वो? राज्यसभा के अंदर। एंड सेम रूल अप्लाई। कितना चाहिए प्रेजेंटी? 50% प्लस 1, और जितने उस दिन प्रेजेंट एंड वोटिंग है, कितने वोट चाहिए उनके? 2/3। तो ये कुछ होता है स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसमें कौन से आते हैं मैटर्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट क्या चेंज कर रही है आपके? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है भाई, ये तो आपका मैटर क्रूशियल हो गया। या फिर गवर्नमेंट क्या चेंज कर रही हो? डीपीएसपी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर चेंज कर रही हो, नॉट नंबर ऑफ जजेस, पावर चेंज करना हो,
सब किस में आ जाता है, ये स्पेशल वाले, ठीक है। हालांकि ये दो जो है ये सिर्फ स्पेशल में आएंगे। अब स्पेशल में एक और कैटेगरी है, क्या है, एक और कैटेगरी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। लेट्स से वो सारे मुद्दे या वो सारे मैटर्स जो जुड़े हुए हैं विद द इशू ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। लेट्स से कल गवर्नमेंट का एक नया बिल आ जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या अमेंड करेगी, स्टेट लिस्ट यानी लॉ एंड ऑर्डर, कि आज से लॉ एंड ऑर्डर विल बी अ पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। किसका पार्ट हो गया? तो भाई इसमें अल्टीमेटली क्या चेंज कर रहे हो आप? स्ट्रक्चर ऑफ, बिकॉज यू आर हर्टिंग पावर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इस मैटर में क्या होगा कि पहले तो वो अमेंडमेंट बिल कहां पास होगा? पार्लियामेंट में, विथ विच मेजॉरिटी? उसके बाद वो बिल जाएगा इंडिया के सारी स्टेट्स की विधानसभा के अंदर, ठीक है, और सारी विधानसभा में से एटलीस्ट 50% विधानसभा रेडी होनी चाहिए उसके लिए। 28 हमारे यहां पे है, तो एटलीस्ट 14 स्टेट्स को हां बोलना चाहिए, तब वो बिल पास होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये होता है टाइप 2 ऑफ विच बिल? स्पेशल मेजॉरिटी। एक टाइप 1 था फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड टीपीएसपी। टाइप 2 खतरनाक है क्योंकि उसमें ये मेजॉरिटी भी चाहिए प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट भी चाहिए, तब वो बिल पास होगा। तो समझा लेवल ऑफ लाइक कॉम्प्लेक्सिटी। रूटीन मैटर सिंपल मेजॉरिटी, डिफिकल्ट मैटर उसमें भी और डिफिकल्ट कौन सा आ गया? फेडरलिज्म। तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल, तब कोई बात बनेगी। और ये हुआ था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी जब आया था तब, बिकॉज उसमें ऐसा था कि हर स्टेट के पास जो पावर थी पहले अपना अपना सेल्स टैक्स लगाने की पावर ले ली गई, वो तो किसको हर्ट किया उसने? फेडरलिज्म को। तो सारे ऐसे मैटर्स 50% ऑफ स्टेट्स का अप्रूवल मैंडेटरी है, वो मिल गया, देन अमेंडमेंट डन। तो इसलिए हमने लेवल वाइज रखा हुआ है। रूटीन मैटर्स इजीली चेंज हो जाएंगे, बट डिफिकल्ट मैटर्स के लिए डिफिकल्टी भी कैप्ट, कि कोई भी आके रैंडम संविधान चेंज ना करते बैठ के, ठीक है। अब ये बताओ कि भाई अगर हमें पावर को ट्रांसफर करना है, ठीक है, और वी वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द लिस्ट, कि कोई मैटर स्टेट से कहां देना उठा के यूनियन को, क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट। बट एक और रास्ता हमारे पास है, राइट? वो रास्ता ये है कि इफ राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे कि स्टेट लिस्ट के अंदर एक ऐसा इशू है विच इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल इंटरेस्ट में वो मैटर इतना जरूरी है कि दैट पावर शुड गो टू हूम? टू यूनियन लिस्ट। हो जाएगा बिना अमेंडमेंट के, बिना अमेंडमेंट के, बट ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल भाई इंडिया के सारे स्टेट्स में अगर खराब हो जाए लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाए, तो व्हाट राज्यसभा विल डू? राज्यसभा विल गिव अ पावर टू यूज व्हाट? लॉ एंड ऑर्डर। किसको? यूनियन को, सिर्फ 1 साल के लिए, कि कंट्रोल कर लो, बाद में वापस ये पावर मिल जाएगी स्टेट्स को, ठीक है। तो ये भी किसके पास अथॉरिटी है? राज्यसभा के पास। दे कैन गिव दैट काइंड ऑफ अप्रूवल, ठीक है, ओनली फॉर टेम्पररी ट्रांसफर्स। तो ये डिस्कस किया हम लोगों ने वो कौन कौन से मैटर्स हैं, ठीक है। यहां पे आया टाइप्स ऑफ बिल, डिस्कस किया हम लोगों ने ऑलरेडी। गवर्नमेंट बिल एंड योर, ठीक है, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड योर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, ठीक है। सारा मामला क्लियर है पूरा हमारे सामने। अब यहां दिया हुआ है एज यूजुअल टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में, ठीक है। भाई देखो कोई भी सिंपल लॉ बनाना है, ठीक है, कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर मनी के रिगार्डिंग कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो बिल कौन से होते हैं आपके? ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। तो ऐसे बिल्स जैसे आज जो आया संचार साथी वाला ऐप, इसका जो बिल आया वो कौन सा बिल है?
ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो इस बिल के कॉन्टेक्स्ट में बोथ द हाउसेस, कौन सा, लोकसभा एंड राज्यसभा, पावर इन दोनों के पास में भी इक्वल पावर्स। ठीक है, अब जब बात किसकी आती है, पैसों की, पैसों के रिगार्डिंग जो बिल आते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। कितने, 3। एक होता है कौन सा बिल, मनी बिल, और एक होता है फाइनेंशियल बिल्स 1, फाइनेंशियल बिल 2। 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो कौन सा वाला मामला है, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल एक ऐसा मामला है जिसे पावर सिर्फ किसके पास है, लोकसभा के पास ही है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और फाइनेंशियल बिल के मामले में दे बोथ हैव इक्वल पावर। सेम गोज टू योर अमेंडमेंट बिल, दे ऑल्सो हैव अ इक्वल पावर। खत्म। ठीक है, इतना एटलीस्ट याद रखो बेसिक सा। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर और भी डीप ड्वेलिंग है, बट अभी वहां नहीं जाना है अपने को। अभी इतना याद रखो पहले कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि एक्सेप्ट फॉर मनी बिल, बाकी और बिल्स के मैटर में लोकसभा एंड राज्यसभा ऑलमोस्ट हैविंग इक्वल पावर्स। तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई एक बिल आता है, वो पास हो गया लोकसभा के अंदर, कहां पास हो गया, लोकसभा में। ठीक है, और जैसे बिल कहां पहुंचा, इन राज्यसभा, वो पास नहीं हो पाया, उन्होंने फेल कर दिया उस बिल को, तब क्या होगा, एक हाउस से बिल पास हुआ बट दूसरे हाउस में जाके बिल क्या हो गया, फेल्ड, लैप्स, कुछ भी हो सकता है, फिर क्या होगा इसके आगे उस बिल के साथ। एनी आइडिया? एक नाम सुना है, ज्वाइंट सिटिंग। होता क्या है, कोई बिल गया, ठीक है, और दूसरा हाउस या तो कर दे उसको रिजेक्ट, या तो उसमें कुछ उसके चेंजेस हो कि नहीं नहीं हमको ये नया चेंज चाहिए। ठीक है, या तो उस बिल पे कुछ काम करे ही नहीं वो लोग, इसको हम बोलते हैं सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, कि दोनों हाउस के बीच में एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। वो होगा क्या, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट विल वेट फॉर हाउ मेनी टाइम, फॉर 6 months। ही और शी विल सी ऑल ड्रामास, यहां से वहां जा रहे एलिगेशंस, वहां से यहां पे आ रहे हैं। आफ्टर 6 months व्हाट द प्रेसिडेंट विल डू, दे आर गोइंग टू कॉल व्हाट, ज्वाइंट सिटिंग। एक ही साथ सारे मेंबर्स, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, एक साथ बैठेंगे और फिर वोटिंग होगी उसके ऊपर। समझ में आया? और ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है किसके लिए, फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, और किसके लिए अलाउड है, फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, मनी बिल पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, बिकॉज यहां पावर किसके पास है, लोकसभा, तो मतलब बनता है ज्वाइंट सिटिंग का। लेकिन इन द केस ऑफ अमेंडमेंट, भले ही पावर किसके पास है, विद बोथ द हाउसेस, लेकिन यहां पर भी ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। क्यों ऐसा किया होगा, बिकॉज रिमेंबर, जब भी होता है ज्वाइंट सिटिंग, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा है, लोकसभा के पास ना, तो वो बिल पास करवा लेता है अपने। अब अमेंडमेंट क्या है, सबसे ज्यादा क्रूशियल इशू फॉर अ कंट्री, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रोविजन नहीं किसका, ज्वाइंट सिटिंग का। पावर इक्वल है, एक हाउस ने पास किया और क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, पूरा खत्म वो बिल, अब नया लेकर आओ, बट उस पर क्या नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। सो फॉर दीज 2 बिल्स, ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल, रिमेंबर एक और टर्म आता है फाइनेंस बिल। कौन सा बिल, फाइनेंस। फाइनेंस बिल इज अ टाइप ऑफ मनी बिल। तो फाइनेंस और फाइनेंशियल अलग अलग होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल में अलाउड है, ठीक है,
बट मनी बिल और फाइनेंस बिल, इसमें ज्वाइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। और अलाउ क्यों होगा भाई? बिकॉज पावर सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, सो ज्वाइंट सिटिंग हमेशा तब होगा जब आता है सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है, यहां पे दिखा हुआ है ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें, आज सिर्फ डिस्कस करेंगे एक बिल। चलो ठीक है, समझा कि बिल्स आते कैसे। अब मानो भाई हमारा लोकसभा है, ठीक है, अब लोकसभा में कोई बिल आने वाला है, तो सर आज बिल आ गया, कल डिस्कस कर लिया, परसों वोटिंग करवा दिया, पास हो गया। इट टेक्स टाइम। होता क्या है, हर बिल गुजरता है कितने स्टेजेस से? 3 स्टेजेस से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। ठीक है, जिसमें जो आपका फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेज इज सिंपली अबाउट व्हाट? इंट्रो। फर्स्ट के बारे में सिर्फ आपका इंट्रो के बारे में है कि बिल का नाम क्या है, कंटेंट क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, विजन क्या है। सिर्फ ऊपर ऊपर का डिस्कशन जो अभी हो रहा है संचार साथी ऐप का जो बिल आया है साथ में उसके। ठीक है, एक बार फर्स्ट रीडिंग इसकी हो जाए, ठीक है, तब ये कहा जाता है ऑन दी सेकेंड स्टेज। ठीक है, और देखो सेकेंड स्टेज सबसे ज्यादा क्रूशियल है। कौन सा स्टेज? सेकेंड स्टेज। ठीक है, क्यों? बिकॉज सेकेंड स्टेज पे मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं। नंबर 1, भाई हाउस में इसको फिर से एक बार डिस्कस करके यह डिसाइड किया जाता है कि क्या इस बिल को हम रख दें किसके लिए? फॉर वोटिंग, या तो इस बिल को कहां भेज दिया जाए? कमिटी के पास। किसके पास? कमिटीज जो होती हैं, ये वो कमिटीज इन बिल्स को इवैल्यूएट करती हैं। इमेजिन करो ना यार, अगर 543 लोग बैठे हुए और एक बिल पे हो रहा हो डिस्कशन, पॉसिबल है दैट कोऑर्डिनेशन? नहीं। अभी एक मैं यहां पे डिस्कस करूं इशू और तुम सब लोगों को बोलना है, एक साथ लगो बोलने। कितने लोग हो तुम? 3 4 7, मैं 7 लोग नहीं झेल पाऊंगा यहां पे, वहां 543 है। दूसरा, उस बिल में जो लिखा हुआ है, जो कीवर्ड्स, क्या जो हमारे एमपी है क्या इतने पढ़े लिखे हैं क्या कि उनको पता हो कि हाँ इसका मतलब क्या है करके? नहीं। तो उनको टाइम चाहिए होता है, उनको एक्सपर्ट्स का चाहिए होता है ओपिनियन। तो ऐसा होता है कि वो बिल रेफर होता है किसको? टू द कमिटीज। ठीक है, वो कमिटीज उस बिल को करती हैं स्क्रूटनाइज। ठीक है, एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं, उनसे पूछती हैं ये क्या वर्ड का मतलब है, इसका क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस, और वो सब करने के बाद वापस बिल कहां पर आता है? हाउस में। कहां पर आता है? हाउस में। और फिर उस बिल के ऑन ईच एंड एवरी प्रोविजंस पे क्या होता है? वोटिंग होता है। एक बिल आया, अब उस बिल में अगर 55 प्रोविजंस है ना, 55 पे वोटिंग होगा भाई। प्रोविजन नंबर 1 सब एग्री है? यस। दोज हु से यस से यस। होता है यहां पे वॉइस वोटिंग होती है हमारे यहां पे, सुना है ना? वो पूछते हैं स्पीकर, दोज हु इन फेवर से आइज, सब चिल्लाते हैं आइज। दोज हु आर नॉट इन फेवर से नो, तो बोलते हैं नो। तो वॉइस वोटिंग होती है, राइट? तो इसके थ्रू फिर वो क्या होता है? प्रोविजन पे वोटिंग होती है। सेकंड स्टेज खत्म हो गया। अब बिल कहां जाएगा? अपनी लास्ट स्टेज। कौन सा स्टेज? थर्ड। इसमें सिर्फ ये पूछते हैं पूरा बिल चाहिए या नहीं चाहिए। समझ में आया? नाउ यू कैन नॉट सर सर मुझे प्रॉब्लम उसमें थी, एक प्रोविजन में थी, तो कब बोलना चाहिए था? सेकेंड स्टेज के अंदर। अब वो बिल किसके लिए आ गया है? फॉर फुल एंड फाइनल वोटिंग के लिए, पूरा बिल। अब बोलो ये बिल चाहिए या नहीं चाहिए, यस और नो। कौन सा स्टेज? थर्ड स्टेज। ठीक है, तो 3 स्टेज में होकर कोई बिल पास होता है, एक हाउस में, फिर हो जाएगा नेक्स्ट हाउस में, और वापस से 3 स्टेज वहां भी होंगे। समझ में आ रहा है? बिकॉज रिमेंबर एमपीज का यही तो रोल है कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना, कि जो भी लॉस पास हो रहे हैं इट शुड बी इन फेवर ऑफ पीपल।
तो ये सब करने के बाद दूसरा हाउस में वो बिल पास होता है। हालांकि जो दूसरा हाउस है उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो हाँ बोल दे, ठीक है यार हम भी एग्री करते हैं इससे, ठीक है, या तो क्या करते हैं उसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कि चाहिए ही नहीं, बिल में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या फिर क्या रखे उस बिल को पेंडिंग, ना तो हाँ ना तो ना, ठीक है। अब एक जो यूनिक केस क्या बनता है कि हमने क्या बोला भाई उस बिल में कितने थे प्रोविजन 55, सेकेंड हाउस ने क्या किया उसने बोला कि नहीं हमको कुछ चेंजेस चाहिए 5 प्रोविजंस में, कितने में 5 प्रोविजंस में, ठीक है, और वो बोला कि हमको चेंजेस चाहिए। अब क्या होगा, अब वापस ये जो है ना 5 चेंजेस ये कहां जाएंगे, फर्स्ट हाउस में जहां से बिल पहले पास होके आया था। इफ दे एग्री कि ठीक कोई बात नहीं विल मेक दिस 5 चेंजेस, तो बिल क्या हो गया अप्रूव्ड, और अल्टीमेटली फिर कौन साइन करेगा उसके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट ये अगर 5 चेंजेस इसने अप्रूव नहीं किया, किसने, फर्स्ट हाउस ने, तो बिल किस में जाएगा, डेडलॉक, फिर वही 6 मंथ तक वेट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग। तो ये था स्टोरी ऑफ अ ऑर्डिनरी बिल। कौन सा बिल, ऑर्डिनरी बिल, कि कोई एक ऑर्डिनरी बिल का पैसेज क्या होता है पास होने का, तो हमें सिर्फ अभी यहां तक पढ़ना है, ठीक है। स्टोरी जो है आगे की कि बाकी जो बिल्स के लिए क्या प्रोविजंस है बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बट उससे पहले भाई जो पेपर 2 जो चल रहा है हमारा पार्ट 2 एनसीईआरटी फ्रॉम बिगिनिंग, तुमने रिवाइज किया होगा बिफोर टेस्ट, बट फिर रिवाइज करो फ्रॉम द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर डीपीएसपी तक जो हमने किया हुआ है, ठीक है। चलो।